Assalamu alaikum. In today's lecture, we will be talking about the short story "A Rose for Emily" that is written by William Faulkner. He is an American writer. So you see that this is the title of the story, "A Rose for Emily," and this is written by William Faulkner. And William Faulkner was born in 1897 and he died in 1962. So this is you can say this is about the life of the author, and we should not be able to go into the details about the life of the author because these are not so relevant as they are often considered in our you can say academic institutions. तो इसमें देखें, एक चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमें आम तौर पे जब हम किसी टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं, जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जैसे पैराडाइज लॉस्ट है या जैसे ये कहानी है, या हम शेक्सपियर के हैमलेट पढ़ते हैं, तो हम आम तौर पे क्या करते हैं कि हम उस सबसे पहले उस आथर की लाइफ के बारे में जानते हैं, उसके वक्त के टाइम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और हम ये समझते हैं क्योंकि हमारा जो सोर्स ऑफ मीनिंग है वो आथर होगा, ठीक है, वो जो राइटर होगा, जो आथर होगा, जो मुसन्निफ होगा, वो उसका सोर्स ऑफ मीनिंग है। इसे हम कहते हैं एक्सप्रेसिव रियलिज़म। एक्सप्रेसिव रियलिज़म का मतलब होता है कि व्हेन वी ट्राई टू गो इनटू द मीनिंग of the text in the mind of the author, तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्रेसिव रियलिज्म, कि यहाँ जो सोर्स ऑफ मीनिंग होता है वो आथर होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कि ये अप्रोच जो एक्सप्रेसिव रियलिज्म ये कहती है, ये कहेगी कि जैसे अब ये किताब है, ये जो कहानी है, ये विलियम फॉकनर ने लिखी है, और ये इसके ऊपर जो अल्फाज है, जो सिग्निफायर्स हैं, ठीक है, ये जो कलेक्शन ऑफ सिग्निफायर्स है, ये किसने पैदा किया? ये असल में किसके दिमाग से निकले? ये विलियम फॉकनर के दिमाग से निकले। इसलिए हमें इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ दिस टेक्स्ट, तो वी नीड टू गो इनटू द माइंड ऑफ द ऑथर, यू कैन से हु इज़ विलियम फॉकनर, ठीक है। अब उसके जहन में कैसे हम जा सकते हैं? उसके जहन में जाने का तरीका ये तो नहीं होता, उसका यही तरीका होगा कि हम उसकी लाइफ के बारे में पढ़ें, हम उसके टाइम के बारे में पढ़ें, उसके वक्त में जो सोशल पॉलिटिकल कंडीशन उसके बारे में पढ़ें, ताकि हमें पता चलेगा कि ये उसका मीनिंग है, ठीक है। अब ये चीज़ है, एक अप्रोच ये होती है जो आमतौर पर हमारे यहाँ अप्लाई की जाती है। इसके बाद दूसरी अप्रोच होती है, उसके बाद न्यू क्रिटिसिज्म। अब न्यू क्रिटिसिज्म ये कहती है कि जो सोर्स ऑफ मीनिंग होता है वो आथर नहीं होता, वो बल्कि टेक्स्ट होती है। जो टेक्स्ट के अंदर जो मीनिंग होता है, टेक्स्ट के अंदर का मीनिंग हम कैसे हासिल कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट के अंदर हिडन स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेक्स्ट के अंदर जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, वो असल में उसको मीनिंग को वाज़ह करती है। तो इसलिए इसका मतलब ये होता है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो होती है वो कहते हैं कि सोर्स ऑफ मीनिंग जो होता है वो रीडर होता है। देखिए अब तीन चीज़ें आ गई यहाँ। जो एक्सप्रेसिव रियलिज्म कहती है कि आथर सोर्स ऑफ मीनिंग है, ये कहते हैं टेक्स्ट सोर्स ऑफ मीनिंग है, और ये कहते हैं रीडर सोर्स ऑफ मीनिंग है। अगर स्ट्रक्चरलिज्म कहती है कि स्ट्रक्चरलिज्म ये बताती है कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई होती है, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट असल में एक लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट होता है, एक फिजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं होता। वर्क जो होता है एक फिजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, और टेक्स्ट जो होता है एक लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट होता है, जिसके अंदर एक सिग्निफायर्स का आपको कॉम्बिनेशन नज़र आता है। तो अब वो ये कहता है कि असल में जो राइटर होता है, जो मुसन्निफ होता है, जब एक टेक्स्ट को लिख रहा होता है ना, तो असल में वो कुछ आज़ादाना नहीं लिख सकता, बल्कि वो सोसाइटी के वही स्ट्रक्चर जो उसके ज़ुबान के अंदर, उसकी लैंग्वेज के अंदर पाए जाते हैं, उन्हीं को जो होता है ना वो बार बार लिख रहा होता है, ठीक है। एक ही बात है। अब एक राइटर है, एक उसका नाम है रोलैंड बार्थ। ही इज़ अ स्ट्रक्चरलिस्ट एंड ही इज़ आल्सो अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइटर है, चूँकि स्ट्रक्चरलिज्म पे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के दरमियान जो जर्नी हमें नज़र आती है वो हमें रोलैंड बार्थ हमें लेके जाता है। रोलैंड बार्थ ने किताब लिखी जिसका नाम है डेथ ऑफ द ऑथर। अब वो ये कहता है कि जब एक आथर है, मिसाल के तौर पे कि जब जैसे विलियम फॉकनर ये कहानी लिख रहा होगा जब, तो ये जो सिग्निफायर्स हैं इस कहानी के अंदर, जितने भी अल्फाज है, जितने भी सिग्निफायर्स है, ये किसने लिखे हैं? विलियम फॉकनर ने लिखे हैं। तो विलियम फॉकनर जब लिख लिया, इसके बाद ये कहानी पब्लिश होगी अब रीडर तक पहुंच गई है। तो वो कहता है कि जो ही ये टेक्स्ट बन गई, जो ही ये एक टेक्स्ट पब्लिश हो गई, पब्लिश होने के बाद रीडर तक पहुँच गई, कारी तक पहुँच गई, तो ये जो अब ये बनी है ना, ये अब आथर की डेथ हो गई है, और दिस इज़ द बर्थ ऑफ द रीडर, यानी ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट विद द डेथ ऑफ द आथर द रीडर इज़ बॉर्न, ठीक है, कि अब रीडर पैदा होता है। अब रीडर जिस तरह का मीनिंग हासिल करना चाहिए वो मीनिंग होगा। तो इसलिए ये चीज़ है। तो मैं जहाँ तक मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि आप इन सारी जो अप्रोचेस होती हैं, एक्सप्रेसिव रियलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, स्ट्रक्चरलिज्म, आप सबसे फ़ायदा उठाते हुए कहानियों का, या आपकी पोइम्स हैं, या जो आपका जितना भी आपका लिटरेचर है उसका आप बेहतर अंदाज में तज्जिया कर सकते हैं। एक ये चीज़ हो गई। तो इसलिए
आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं कि ये जो कहानी थी ये पब्लिश कब हुई है। ठीक है, इट वाज पब्लिश इन 1913 फोरम। ठीक है, एंड लेटर ऑन दिस वाज कलेक्टेड इन फॉकनर्स कलेक्शन दीज 30s। यानी ये आप ये आपको जहन में चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पीपीएससी का पेपर देने जाते हैं ख़ास तौर पे, तो वहाँ एमसीक्यूज़ की सूरत में पूछा जा सकता है कि यानी विलियम फॉकनर की कहानी किस में पब्लिश हुई, किस वक्त हुई। तो इस लिहाज से ये काफ़ी अहम चीज़ होती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते, आगे इसकी यानरा कैसी है, ये कैसी यानरा है, व्हाट काइंड ऑफ यानरा दैट दिस स्टोरी इज़। तो ये हमें नज़र आता है सदरन गोथिक बिकॉज ऑफ मकाबर, मकाब भी कहते हैं, मकाबर भी कहते हैं, हॉरिफिक एंड ग्रोटेस्क एलिमेंट्स। अब इसमें कहानी के अंदर, ठीक है, ये एक फिक्शन की एक शक्ल होती है। ठीक है, गोथिक लिटरेचर आपने पढ़ा हुआ है कि जो मेडिवियल यानी बिल्डिंग्स, मटेरियल आर्किटेक्ट उसके स्टाइल के ऊपर मबनी होता है, जिसमें एक, तो अब जो सदरन गोथिक लिटरेचर है इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इनमें दिस एक्चुअली रेफर्स टू अ काइंड ऑफ फिक्शन दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन यानी सदरन एरियाज ऑफ अमेरिका। तो अब इसमें क्या होता है कि उसमें हॉरिफिक्स होती हैं, हॉरिफिक होती हैं, ग्रोटेस्क होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और उसके अंदर एक अजीब किस्म की आपको एक माहौल नज़र आएगा। अब इस कहानी को जब हम देखते हैं, इस कहानी को रोज़ फॉर एमिली को देखते हैं, तो बिल्कुल वो हमें बिल्कुल वाज़ह नज़र आती है, जिस तरह के इसमें माहौल, जिस तरह के इसमें हॉरिफिक एलिमेंट्स है, जिसके अंदर ग्रोटेस्क किस्म के एलिमेंट्स हैं, वो हमें इस हवाले से हमें बिल्कुल वाज़ह नज़र आते हैं। तो ये उसकी यानरा है इसकी स्टोरी की। अब इसके बाद देखते हैं कि सेटिंग, इसके सेटिंग के हवाले से बात करते हैं। अब सेटिंग जो होता है सदरन टाउन, सदरन टाउन के अंदर इसकी सेटिंग है। ठीक है, अमेरिका के अंदर इसकी सेटिंग है। तो इसका टाइम जो लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी लगता है। ठीक है, ये कैसे लगता है, इट इज़ थ्रू द वोकेबलरी दैट वी कैन बी एबल टू गेट टू नो व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाउस, जो हाउस है ना, ये जो हाउस किसके, एमिली का जो हाउस है। ठीक है, जहाँ वो रह रही है। अब ये हाउस जो होता है ये एक ये भी एक मेटाफर है, यानी इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। ये एक आम जस्ट नहीं है, बल्कि सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखता है। ये एक तरफ से पास ग्लोरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरे तरफ प्रेजेंट डिके को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, कि यानी देयर वाज अ टाइम in the past when the family of Emily it had enjoyed a lot of glory। ठीक है, यानी उनका एक ग्लोरियस पास्ट है, लेकिन अब प्रेजेंट के टाइम में क्या हो रहा है कि वो जो ग्लोरियस पास्ट है ये यानी जवाल का शिकार हो गया हुआ है, ये जवाल पजीर हो चुका हुआ है। क्योंकि टाइम का जो एक एरो ऑफ टाइम है वो रुकता तो नहीं कभी भी। अब एरो ऑफ टाइम क्या करता है, वो चलता 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 जाता है। ठीक है, कि यानी पास्ट की जितनी भी ग्लोरीज हैं, पास्ट के जो चीज़ें हैं, वो क्या करें, उनको एक जवाल नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि यानी इसका जो हाउस है, इस हाउस के ज़रिए हमें असल में राइटर क्या कहता है, हाउस जो होता है ये एक माइक्रो लेवल के ऊपर बयान किया। यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एज फार एज दिस हाउस इज़ कंसर्न, दिस हाउस इज़ द माइक्रो यू कैन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग एट मैक्रो लेवल। यानी वो जो तब्दीली एक बड़े लेवल मैक्रो लेवल के ऊपर आ रही थी ना, तो उसको हमें इस हाउस की सूरत में बताया जा रहा है। ठीक है, कि जिस तरीके से सोसाइटी तब्दील हो रही थी, जिस तरीके से सोसाइटी में चेंजिंग आ रही थी, तो ये हाउस जो था इस लिहाज से बड़ा अहम है। ठीक है, एक ये चीज़ होती है। अब इस हवाले से ये भी देखें, आगे आता है नैरेटर। अब नैरेटर क्या, अननेम्ड वी है। ठीक है, नैरेटर कहते हैं वी, अपने आप को वी कहता है बार 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 जब हम कहानी का मुताला करते हैं। अब वी बहुत इंपॉर्टेंट है, वी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आई नहीं कहा गया हुआ, आई नहीं बल्कि वी कहा गया हुआ है। ठीक है, अब असल में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एज फार एज दिस वी इज़ कंसर्न, ये जो वी है ना, ये इसमें दिस हैज़ बीन यूज्ड इन कंट्रास्ट टू द कंडीशन ऑफ एमिली। ठीक है, अब एमिली एक जगह है और ये जो कोलेक्टिव वाइस जो वी की है वो एक जगह है। ठीक है, यानी दो एक बाइंड्री नज़र आ रही है। ठीक है, यानी वी कौन है, वी से मुराद है कि जो सोसाइटी है। ठीक है, एक्चुअली एज फार एज द वर्ल्ड द प्रोनाउन वी इज़ कंसर्न, वी कैन बी टेकन टू बी यू कैन से सिम्बलाइजिंग द सोसाइटी। ठीक है, द कोलेक्टिव वॉइस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है, किसको डिपिक्ट किया जा रहा है, एमिली को डिपिक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब कि यानी वहाँ वी और वहाँ पे एक और यानी एक एंटिटी है। तो दैट्स वाई वी का लफ्ज़ इस लिहाज से बहुत अहम है। ठीक है, कि यानी वी जो होता है कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और कलेक्टिव वॉइस जो होता है वो एक तरफ है, और एमिली की जो लाइफ होती है वो एक तरफ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों में हमें एक कंट्रास्ट नज़र आ रहा है वी के ज़रिए। अब आगे देखें, इसकी टोन जो होती है बड़ी सॉम्बर, बड़ी मिस्टीरियस किस्म की, मॉर्बिड किस्म की टोन है। अब टोन क्यों पर, जैसे देखें पहली बात क्या थी, ऊपर हमने ये बात की है कि ये सदर्न गोथिक यू कैन से
यान रहा है, फिक्शन है, सदर्न गोथिक फिक्शन है, ठीक है। अब चूंकि जिस तरह के देखे ये इसकी टोन जो होती है, जिस तरह का सेटिंग है, जिस तरीके के साथ यानी जो कैरेक्टर की डिपिक्शन हमें नज़र आएगी, खासतौर में एमिली की लाइफ की डिपिक्शन नज़र आएगी, ठीक है। तो उस लिहाज से जो टोन होता है, इट इज़ इन कॉन्सोनेंस और इट इज़ इन कीपिंग विद द कंडीशन ऑफ द मेन कैरेक्टर हु इज़ एमिली, ठीक है। कि एमिली की जो अंदरूनी कंडीशन है, उसकी जो हालत है, उसको बयान करने के लिए ऐसी ही टोन और ऐसी ही सेटिंग और यही जानरा जो थे ये ज़्यादा सूटेबल थी, जैसे कि सदर्न गोथिक ये ज़्यादा सूटेबल है। इस लिहाज से विलियम फॉकनर ने इसे बड़े स्किलफुली और मास्टरफुली इसने इस्तेमाल किया है। पहली बात ये होगी। अब देखिए इसका जो टाइटल है, इसका टाइटल क्यों ये अ रोज़ फॉर एमिली क्यों पड़ा है, ठीक है। यानी इसके लिए हो जाता है ना कि डिफरेंट क्रिटिक्स दे हैव इंटरप्रेटेड द टाइटल इन अ डिफरेंट इन द मल्टीपल वेज, ठीक है। अब आमतौर पे कहा जाता है कि एक बार जो विलियम फॉकनर ने इंटरव्यू में कहा था कि यानी जो है ना रोज़ फॉर एमिली, ठीक है। अब एमिली जो इसमें किरदार है, जो मरकज़ी किरदार है, जो हमारी पूरी समझे कि एक प्रोटैगनिस्ट है, अब उसके साथ मसला क्या होता है कि शी हैज़ बॉर्न ए लॉट ऑफ टॉर्मेंट्स एंड शी हैज़ एंड्यूर्ड ए लॉट ऑफ यू कैन से प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़। उसके हवाले से जो होता है ना कि यानी शी शुड बी गिवन अ रोज़, ठीक है, उसको एक रोज़ मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या था कि शी कुड नॉट हैव बीन एबल टू गेट दैट रोज़, अब उसको रोज़ नहीं मिला, ठीक है। अब मेरे ख्याल में ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ तक रोज़ का यानी है ना कंसर्न है, ठीक है, एज फार एज रोज़ इज़ कंसर्नड, तो रोज़ जो होता है कि यानी दिस रोज़ कैन आल्सो बी यू कैन से द टाइटल द रोज़ इन द टाइटल इट कैन आल्सो बी सिम्बॉलिक ऑफ द you can say expectations, the hopes or the dreams or the desires, ठीक है, that she is entertaining in her mind and that they could not be materialized, ठीक है। कि उसके अंदर भी तो ख्वाहिशात है ना, उसके अंदर की दुनिया के अंदर उसकी ख्वाहिश की दुनिया है, ठीक है, उसकी अपनी भी एक ज़िंदगी की ख्वाहिशात है। लेकिन वो ख्वाहिशात क्या हो रही हैं, वो एक जिस तबके से वो बिलोंग करती है, जिस क्लास से वो बिलोंग करती है, उसकी वजह से क्या करता है कि हर इंटरनल डिज़ायर्स, हर इनर डिज़ायर्स, उसकी जो अपनी ज़िंदगी के ड्रीम्स है वो सप्रेस होते जा रहे हैं। इसका मतलब ऐसे भी लग रहा है कि जैसे जो रोज़ है ना, रोज़, ठीक है, ये रोज़ असल में उसकी उन डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, कि जो कि पूरी नहीं होती, ठीक है। और ऐसा लगता है यहाँ ये जो होता है ना कि ये जो रोज़ है, ये रोज़ सिर्फ ये खिल नहीं सकता, ठीक है। दिस वॉज द रोज़ दैट कुड नॉट बी दैट वाज नॉट अलाउड टू ब्लूम, ठीक है, कि ब्लूम नहीं हो सकता, ठीक है। अब रोज़ क्यों ब्लूम नहीं हो सकता, क्योंकि अब यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि जो होता है ना कि देयर इज़ अ कांस्टेंट यू कैन से क्लैश बिटवीन हर डिज़ायर, ठीक है, एंड द सोशल एक्सपेक्टेशंस, कि सोसाइटी के हवाले से क्या है कि क्योंकि वो एक रिच, एक आला, एक बड़ी यानी अरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करती है, तो अब अरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करने की वजह से सोसाइटी से और किस्म की एक्सपेक्टेशन रखती है, ठीक है। शी इज़ एक्सपेक्टेड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर बाय सोसाइटी, ठीक है। तो अब वो जो होता है कि इसके सोशल या उसकी जो फेमिलियल एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं कि उसका जो अपना रोज़ है, जो उसने अपने इमेजिनेशन के सजाया होता है, अपने इमेजिनेशन के अंदर जिसको रोज़ को जो यानी उसने उगाया होता है, वो रोज़ जो होता है ना ब्लूम नहीं होता, वहाँ खिल नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है कि दिस वाज बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक इन्वायरमेंट, दिस वाज बिकॉज ऑफ द अनकंजीनियल इन्वायरमेंट ऑफ आउटसाइड, ठीक है। तो इस हवाले से भी रोज़ की इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है, ठीक है, कि उसकी अपनी जो लाइफ है उस हवाले से भी, तो ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं, आगे देखें इसके समरी एंड एनालिसिस है, हम इसको समरी और एनालिसिस करेंगे। तो इसमें देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कहानी का जब आगाज़ होता है तो कहानी के आगाज़ के अंदर ही हमें ये बताया जाता है कि वो एमिली जो थी, ठीक है, कि शी डाइड, और जो शहर के लोग होते हैं, टाउन के जो पीपल होते हैं, वो उसका यानी फ्यूनरल अदा करते हैं, पर जनाजा उसका अदा करते हैं, ठीक है। और उसमें देखिए एक बहुत खूबसूरत बात यहाँ है कि विद मैनी ऑफ वोमेन बीइंग क्यूरियस टू सी इनसाइड द वोमेंस हाउस, ठीक है, नो बडी हैड बीन अलाउड इनसाइड फॉर ईयर। अब देखें कि जब वो मरती है, ठीक है, कि जो औरतें होती हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, टाउन पीपल्स होते हैं, या जो वहाँ की ख़वातीन होती हैं, दे वर वेरी क्यूरियस, ठीक है, दे वर वेरी क्यूरियस बिकॉज दे वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ एमिली, द मिस्टीरियस लाइफ ऑफ एमिली, ठीक है। कि वो एमिली जो होता है, एमिली आपको बिल्कुल सोसाइटी से आउटसाइडर नज़र आएगी, ठीक है, आपको लगेगा नहीं कि वो सोसाइटी के अंदर एक जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं ऐसे ही है, बल्कि क्या करें, बड़ी एक आउटसाइडर, बड़ी एक अजीबोगरीब मतलब बाज़ का हरकतें करती नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन तो इस हवाले से जो है यानी एवरीबॉडी वाज क्यूरियस टू
नो अबाउट हर, ठीक है। अब उसका जो हाउस है, हाउस उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस का मैंने पहले बोला कि इसका जो हाउस है ये एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस अपने अंदर रखता है, इसकी एक यानी इलामती अहमियत हमें नज़र आती है इसके हाउस की, ओके। अब इसमें एक टेक्निक इस्तेमाल हुई है जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म का मतलब होता है जब हम अपनी अंदर की रियलिटी को बाहर के किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करते हैं तो उसे हम एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपने वो प्ले पढ़ा था हीट लाइटिंग। हीट लाइटिंग में बताया जाता है ना कि जैसे जब बाहर की जो लाइट होती है वो डिम होती है तो लड़की जो होता है ना वो अंदर से बेहोश होनी शुरू हो जाती है। जब वो बाहर की लाइट जो होती है वो अपने को स्टेबल करती है तो लड़की जो होता है वो स्टेबल हो रही है। इसका मतलब होता है कि यहाँ भी एज फार एज दिस इज कंसर्न, दिस स्टोरी इज कंसर्न, इन दिस स्टोरी द हाउस कैन बी यू कैन से द मेटाफर इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट द इंटरनल कंडीशन ऑफ द मेन कैरेक्टर एमिली, ठीक है। कि उसका जो घर होता है, उसका जो घर है उसके असल में उसका घर क्या है कि घर चूँकि इट इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री, ठीक है। यानी नॉट मैनी पीपल आर यू कैन से ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ऐसे ही है कि जैसे कि इंडिविजुअल यू कैन से साइकी के अंदर जो हमारी वर्किंग चल रही होती है उससे सोसाइटी बेखबर है, ठीक है। ऑल दो दे वांट टू नो अबाउट हर, ठीक है, लेकिन उसके बारे में जान नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ क्या करता है कि व्हाट वी कैन से इज़ दैट कि यहाँ उसकी जो इंटरनल कंडीशन होती है इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड थ्रू द मेटाफर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो हाउस के ज़रिए बयान किया। तो जैसे मैंने ऊपर भी ये बताया कि ऊपर भी हाउस क्या, हाउस असल में एक पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान एक कनेक्शन को भी कायम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पास्ट के अंदर एक हाउस जो था इसकी एक और यानी एक ग्लोरी थी, और प्रेजेंट में क्या है कि ये डिके का शिकार है, ये डिक्लाइन का शिकार है, ये जवाल का शिकार है, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि जो ये हाउस है ना, हाउस, ठीक है, ये एक माइक्रो लेवल के ऊपर ये जो सोसाइटी के अंदर एक बड़ा चेंज आ रहा था ना कि द काइंड ऑफ चेंज दैट वाज टेकिंग प्लेस एट इन सोसाइटी एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये हाउस उसको ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा था। यानी हाउस जो होता है कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हाउस की जा सकती हैं, ठीक है। अब आगे समरी वगैरह आपने इसके ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं समरी के ऊपर फोकस नहीं करूँगा, मैं इसके क्रिटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करूँगा, ठीक है। आप जैसे देखें कि उसका जब बाप है, व्हेन हर फादर डाइड द वुमन टर्न अप एट हर हाउस टू pay their condolences but she denied you can say he had died। अब उसके साथ लगता ऐसे है कि उसके साथ एक ख़ास किस्म का एक डिसऑर्डर है, ठीक है। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, कि बिकॉज ऑफ विच कि वो सोसाइटी के अंदर जो होता है ना कि एक बड़ा एक यानी एक अनसोशल किस्म का उसका रवैया है, ठीक है। कि जब लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि वो यानी नहीं मरा, ठीक है ना। तो एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर उसकी पर्सनैलिटी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात भी अहम है कि जब वो ज़िंदा था, ठीक है, तो उसका जो फादर था, ठीक है, सिंस ही बिलोंग टू एन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, तो उसके लिए जो भी रिश्ता इसके लिए आता था तो रिश्ता उसको यानी जितने भी इसके शूटर्स आते थे, जितने भी इसको प्रपोज करने के वाले आते थे, शादी का पैगाम ले के आते थे, तो उनको भी इनकार कर देता था, ठीक है। यानी उनको इनकार कर देता था। अब यहाँ जो होता है ना कि एक ये भी वजह हो सकती है कि इसको एक फिक्सेशन का शिकार है। जब जैसे देखें ना कि जब जिस यानी ख़ानदान के अंदर, जिस फैमिली के अंदर उसकी परवरिश हो रही है वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली क्या है कि वो अपनी रवायात से बंधी हुई है, ठीक है। जैसे रूसो ने कहा था ना, रूसो एक फ्रेंच फिलासफर है, उसने कहा था कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स, ठीक है। तो हम जंजीरों में जकड़े होते हैं, ठीक है। हम कहीं रवायात, कहीं अपने रंग, कहीं मजहब, कहीं सोसाइटी, कहीं यानी हमारी कौम, कहीं कुछ तो हमारी एक खास किस्म जंजीरें हम उसको जकड़े होते हैं, ठीक है। आज भी सोसाइटी में ऐसा होता है कि जैसे अक्सर जो कई मतलब ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं कि जिसमें जो औरतें होती हैं, ख़वातीन होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, कि वो इन्हीं वजूहात की वजह से बास की यानी जब शादी की एज की होती है तो वो कुछ ऐसी हमारे ट्रेडिशन के साथ हमने अपनी वाबस्तगी कायम कर ली होती है कि हम उनकी शादियां नहीं कर पाते, और यहाँ क्या होता है कि उनकी एज एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक मसला होता है, ठीक है, कि यानी हमारा जो बेजा ट्रेडिशन के साथ बंधा हुआ। तो यहाँ एक तो ये कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ एक और भी कंसेप्ट है कि इसमें कुछ ये भी कहा जा सकता है कि उसका जो फादर है, अब ये बात ऑल दो इट हैज़ नॉट बिन डिस्क्राइब्ड डायरेक्टली इन द स्टोरी, तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसकी क्या बता कि इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स वाला प्रॉब्लम हो। इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स जैसे कि हमने देखा है कि एक ईडीपस कॉम्प्लेक्स होता है। ईडीपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि दिस इज़ अ सेक्सुअल डिज़ायर ऑन द पार्ट ऑफ द बॉय
यू कैन से फॉर द अपोजिट सेक्स मदर के लिए, ठीक है। और यहाँ क्या होता है कि यहाँ एक इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का हमें एक एलिमेंट नज़र आ रहा है। क्या पता जो होता है ना कि यानी देयर माइट बी द थिंग दैट कि उसका जो फादर है, ठीक है, वो उसको अपने से बिल्कुल जुदा ना करना चाहता हो, ये मतलब पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स वाला भी एक उसमें एलिमेंट आता है। चूँकि आमतौर पे अमेरिकन लिटरेचर की जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं, जैसे हम यूजीन ओनील को पढ़ते हैं ख़ास तौर पे, एक उसका प्ले हमने पढ़ा था मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, तो उसमें भी एक एलिमेंट नज़र आता है, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का एलिमेंट नज़र आता है, ठीक है। इस तरह यानी मुख्तलिफ लिटरेचर के अंदर ये चीज़ें हमें नज़र आएंगी। तो एक ये कंसेप्ट नज़र आ रहा है इस हवाले से। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे इसमें ये आता है, जैसे देखें कि अब इसमें इसका जो इसका लव था जिसके साथ इसको यानी विद होम ही शी फेल इन लव, उसका नाम है होमर बैरन, ठीक है। अब देखिए नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब होमर हम इस चीज़ को जानते हैं कि होमर तो एक पोइट है, ठीक है। होमर यानी जिसने इलियड लिखी, जिसने इनियड लिखी, जिसको एपिक का यानी एक लिहाज से यानी बानी समझा जाता है एपिक के लिखने में, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। अब उसके साथ बैरन भी है, बैरन, ठीक है। अब देखो जो बैरन लफ्ज़ है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो होता है ना कि दिस इज़ अ पन, दिस इज़ अ प्ले ऑन द वर्ड, ठीक है, कि जैसे लफ्ज़ के साथ खेला जा रहा है, ठीक है। चूँकि अब देखिए ये जो आदमी है ये कहाँ से आया है, ठीक है। यानी अगर हम इसकी बात करें, एमली की बात करें, तो एमली जो होता है चूँकि ये तो सदरन पार्ट से बिलोंग करती है और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती है। और जहाँ तक इसका यानी कंसर्न है, ये जो होमर बैरन है, ठीक है, ये पहले ये आया नाल्दनर, ठीक है, यानी नॉर्थ के एरिया से आया है, ठीक है। अब नॉर्थ के एरिया से तो अब ऐसा भी लग रहा है कि जो होता है ना क्योंकि एक ख़ास यानी एक साउथ सदर्न और नार्दर्न जो होता है, एक नार्दनर, उनके दरमियान एक कन्फ्लिक्ट थी। अगर हम अमेरिका की तारीख को पढ़े तो अमेरिका की जो सिविल वार हुई थी, जिसकी एक बड़ी ब्लडियस्ट वार कहा जाता है जिसको, ठीक है। अब ये जो वार थी ये भी इसी यानी सदर्न और नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर हुई थी। तो अब वो नॉर्दर्न से आया था। अब इसका मतलब है कि चूँकि वो सिंस ही हैज़ कम फ्राम दैट एरिया, ठीक है, तो आल दो ही इज़ लाइक बाई एमली, और एमली के अंदर डिज़ायर भी है कि एमली इसको यानी उसके साथ रहे, उसके साथ उसे पसंद भी करती है, ठीक है, उसके साथ वो ज़िंदगी बिताना भी चाहती है। लेकिन यहाँ मसला यहाँ ये आ रहा है कि ये एक जो ऊपर के लेवल के जो पॉलिटिक्स है ना, जिसकी वजह से इनके आपस में जो अभी तक ताल्लुकात जो थे ना कि यानी साउथ के और नॉर्थ के, वो ठीक नहीं हुए थे, ठीक है। सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ ये कंसेप्ट नज़र आ रहा है कि जो होता है ना कि ही इज़ एन अनएक्सेप्टेबल पर्सन। अब इसका देखिए टाइटल में देखें कि इसका टाइटल है बैरन, ठीक है। अब बैरन जो होता है ऐसा लगता है कि जैसे एक प्ले ऑन द वर्ल्ड है, वर्ल्ड प्ले है, जैसे लफ्ज़ के साथ खेला गया है, ठीक है। लिंग्विस्टिकली जो होता है ना इसके साथ खेला जा रहा है। देखिए बैरन का मतलब बैरन भी हो सकता है, ठीक है। अब बैरन जिसे हम बंजर कहते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि होमर क्या था। अब होमर की अगर हम बात करें तो होमर वाज अ पोइट एंड ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोइट। तो एक प्रोडक्टिविटी का एलिमेंट उसमें नज़र आता है, उसकी पोइम की सूरत में नज़र आता है, उसकी जो इंटरनेशनल पजीराई उसे होमर को मिली, तो वो तो एक प्रोडक्टिविटी का एलिमेंट नज़र आता है। लेकिन जहाँ तक ये होमर का लिंक है तो ये होमर की होमर बैरन, ठीक है। तो ऐसे जैसे जो होता है ना कि एज इफ हिज यू कैन से हिज नेम इज़ बीइंग प्लेड, ठीक है, उसके नाम के साथ जैसे कि खेला गया है, ठीक है। यानी ये बैरन है, ठीक है। बैरन क्यों इसके कहा जा रहा है क्योंकि एज फार एज दी यू कैन से द लाइफ द लव ऑफ होमर वाज कंसर्न्ड, ठीक है। तो ये जो होता है ना ये फर्टाइल नहीं होता, ये जरहेज नहीं होता, बल्कि बैरन और बैरन में बंजर हो गई, ख़त्म हो जाता है। जैसे कमेंट पे देखते हैं कि उसकी पहले उसकी मौत हो जाती है और उसके ये जो सारे मामलात होते हैं। इसलिए बैरन का लफ्ज़ जो होता है ना ये इस हवाले से भी एक अहमियत का हामिल है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें देखें कि इसमें एक अफ्रीकन अमेरिकन सर्वेंट भी है, ठीक है, जो इस जिससे आई थिंक टोबी कहते हैं, ठीक है, टोबी। अब वो टोबी जो होता है ना कि वो भी है, लेकिन वो कहीं भी जो होता है ना कि कहीं बात करता, बहुत ज़्यादा बात करता नज़र नहीं आता, ठीक है। तो अब क्योंकि सिंस ही वॉज अ ब्लैक पर्सन, तो यहाँ से अब हमें ये भी पता चल रहा है क्योंकि वो ब्लैक पर्सन, तो वो हमें कहीं बात करता, किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते, किसी बात में राय देता नज़र नहीं आता। तो यहाँ से जो होता है ना कि फ्राम दिस वी कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो ब्लैक थे, ठीक है, उनके साथ अभी जो होता है ना कि अभी तक भी यानी क्या सलूक किया जाए, उनको हाशिए पर रखा गया था, वो अभी भी मार्जिनलाइज थे, ठीक है। तो एक हमें ये भी एलिमेंट नज़र आता है। अब इसके बाद देखें कि इसके बाद जब हम देखते हैं कि एमिली की बात है, जब एमिली यानी जब मर जाती है, ठीक है, उसके बाद जब लोगों को ये पता चलता है, ठीक है, जैसे कि एंड के ऊपर ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि नेक्स्ट टू द डेड बॉडी इज़ द इंडेंटेशन ऑफ अ हेड एंड अ लॉन्ग stand of Emily's hair, suggesting that she was in the habit of lying
नेक्स्ट टू द मैंस बॉडी इन द बेड, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्यों था, इसकी क्या वजह थी, ठीक है। क्या गलत होता है ना कि इफ़ शी वांटेड टू स्लीप विद दैट पर्सन, तो क्या उसकी ज़िंदगी के अंदर उसके साथ इसका रिलेशन नहीं बन सकता था, ऐसा हो सकता था। दिस वॉज नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन पहले हमने ये बात अब ऊपर हमने बयान की है कि देर वॉज आ डिफरेंस बिटवीन यू कैन से हर डिज़ायर, ठीक है। यू कैन देर वॉज अ क्लैश बिटवीन हर डिज़ायर एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। अब चूंकि वो सोसाइटी में किस क्लास से बिलोंग करती है, वो अरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। और दूसरी बात है, ये सदर्न की बात हो रही है, यानी साउथ की बात हो रही है, ये इनका इलाका हो रहा है, ठीक है। जियोग्राफिकली आप देखें, और वो दूसरे इलाके से आया है, तो दैट्स वाई ये जो है ना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर वो यानी एक जायज़ तरीके के साथ जो होता है उसके साथ रिलेशन बनाती, जायज़ तरीके के साथ करती, तो क्या था कि दिस वुड हैव बिन इन कोलिजन विद द सोशल एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ सोशल एक्सपेक्टेशन जो होती है वो क्या करती हैं, वो इस हद तक जो होता है ना वो उसे कर देती हैं, ठीक है, कि वो उसके साथ रिलेशन भी रखना चाहती है, ठीक है, यानी रिलेशन भी रखना चाहती है, लेकिन जो होता है ना कि उसको वो मार देती है, और मारने के बाद जो होता है कि उसके साथ कितने साल तक जो होता है ना उसके साथ उसने एक अजीब किस्म का उसके साथ एक रिलेशन यानी बनाया होता है, ठीक है। तो ये एक फ़िगर जो एक बड़ी पिटीएबल किस्म की फ़िगर भी हमें नज़र आती है, ठीक है, यानी पिटीएबल, चूँकि ये इतनी यानी एक मसाइल का शिकार हमें नज़र आ, इसीलिए विलियम फॉकनर ने कहा था कि शी हैड एंड्यूर्ड सो मैनी प्रॉब्लम दैट शी शुड हैव बीन गिवन अ रोज़, ठीक है। तो अ रोज़ फॉर एमिली, इस लिहाज से इस कहानी का टाइटल पड़ा है। अब इसमें देखें, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि एमिली जो है, अब एमिली के बारे में अगर देखें कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इंटेंस कंट्रोलिंग गेज ऑफ द नैरेटर एंड टाउन पीपल, कि गाँव के लोग जो होते हैं, टाउन के पीपल होते हैं, या जो नैरेटर होता है वो उसके पीछे यानी उसको कंट्रोल करने के, कंट्रोलिंग गेज कंट्रोल करने के लिए निगाहों से देखते हैं, ठीक है। हर एक की डिज़ायर होती है, हर एक जो होता है ना, ठीक है। अब जैसे देखें जब वो मलती है, ठीक है, तो हर जो ख़वातीन होती हैं, औरतें होती हैं, उनकी भी ख्वाहिश होती है, ठीक है। तो अब यहाँ ये भी एक एलिमेंट नज़र आता है, चूँकि एक डिफरेंट किस्म की एक पर्सनैलिटी थी, ठीक है। यानी पहले हमने बोला कि जब इसमें वी का लफ्ज़, जैसे वी का लफ्ज़ बताते खुद इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वी एक तरफ है, ठीक है, हम जो एक तरफ हैं, और एक तरफ इसकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। अब इसमें देखें कि इसके कैरेक्टर्स के मुख्तलिफ फीचर्स हैं, जैसे इसमें रिकल्सिव नेचर है, ठीक है, फैमिली लेगेसी जो हमने ऊपर डिस्कस किया, डिज़ायर फॉर कनेक्शन, ठीक है, एंड सिंबल ऑफ डिके, ठीक है। अब देखें इसमें डिज़ायर फॉर कनेक्शन, यानी अगर हम उसकी डीप डाउन उसके कैरेक्टर का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर कनेक्शन बनाने की, दूसरों के यानी किसी मेल के साथ किसी के साथ रिलेशन कायम करने की उसके अंदर ख्वाहिश है, ठीक है ना, उस ख्वाहिश को सप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी क्योंकि फ्रॉइड ने कहा था ना कि इंसान की जो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है वो सेक्स होती है, ठीक है। तो ऐसे जो होता है कि एज फार एज शी इज़ कंसर्न, उसके अंदर भी तो ड्राइविंग फोर्स है ना, लेकिन मसला यहाँ ये आ रहा है, ठीक है, कि उसकी वो जो फोर्स है वो सोशल एक्सपेक्टेशन के उसके आड़े आ रही हैं, ठीक है ना। तो जब वो सोशल एक्सपेक्टेशन उसके आगे आ रही हैं, आड़े आ रही हैं, तो वो उसके हवाले से वो अपने उस चीज़ की फुलफिलमेंट के लिए क्या करती है, वो उसको मार कर भी उसके साथ जो होता है कि शी हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर वेरी यू कैन से लॉन्ग टाइम विद हिम, ठीक है। तो यहाँ ये एक कहानी का एलिमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ इसमें कहानी के अंदर ओवरऑल जो विलियम फॉकनर है उसने ट्रांजिशन की बात की कि किस तरीके के साथ सोसाइटी तब्दील होती जा रही थी, ठीक है, और वो लोग जो पीछे रवायात के साथ बिल्कुल स्टिक रहते हैं, जो अपने अंदर एक चेंज के एलिमेंट नहीं रखते, तो वो इस तरह के मामलात उनके साथ अक्सर होते रहते हैं। तो इस कहानी के अंदर ये चीज़ा पॉइंट्स हैं। बाकी अगर इसका और एनालिसिस भी किया जा सकता है स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।